औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम बायोलॉजी क्लास 9 यूनिट नंबर 7 मेटाबॉलिज्म का टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। अब ये जो फैक्टर्स हैं वो एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं या एंजाइम को डीनेचर भी कर सकते हैं। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो कि रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं, उनमें हमारे पास 3 फैक्टर्स यहाँ पे आप लोगों के पास डिस्कस किए गए हैं, जिनमें टेम्परेचर है, पीएच है और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। ठीक है, पीएच है, टेम्परेचर है और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। अब इसमें जब आप टॉपिक तैयार करेंगे तो इसमें आप लोगों को ये टर्म्स आने चाहिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, इसकी आपको प्रॉपर डेफिनेशन आनी चाहिए। ऑप्टिमम पीएच क्या है, इसकी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम क्या है, इसकी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए कि एंजाइम जो है वो कब डीनेचर होते हैं या डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम का क्या मतलब है। ये 3 टर्म्स हैं और इसके अलावा एक और जो टर्म आपको आनी चाहिए वो है सैचुरेशन ऑफ एंजाइम। ये 4 टर्म्स यहाँ से आपको आने चाहिए जो आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछी जा सकती हैं, एमसीक्यूज में किसी भी तरह से पूछी जा सकती हैं। और वैसे ये फैक्टर्स आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी तैयार करने हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी। ठीक है, अब अगर हम टेम्परेचर की बात करें कि टेम्परेचर किस तरह से एंजाइम एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर को इंक्रीज करने से एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होती है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, लेकिन ये एक खास हद तक होता है। मतलब हम टेम्परेचर को एक लिमिट तक इंक्रीज करते रहेंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होती रहती है, मींस के रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। लेकिन उस लिमिट से मजीद अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी पर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होगा और वो एंजाइम के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट शो करेंगे, जिससे एंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाता। ठीक है, ईच एंजाइम वर्क बेस्ट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। अब ये आप लोगों ने डेफिनेशन याद रखनी है। द टेम्परेचर एट विच द एंजाइम एक्टिविटी इज मैक्सिमम। ठीक है, एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम जहां पे होती है उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। एंड अबव और बिलो दिस टेम्परेचर, अबव और बिलो दिस टेम्परेचर एंजाइम एक्टिविटी या तो डिक्रीज, एंजाइम एक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है या फिर क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। डिफरेंट एंजाइम्स हैव डिफरेंट ऑप्टिमम टेम्परेचर्स। अब मुख्तलिफ एंजाइम्स के जो ऑप्टिमम टेम्परेचर्स हैं वो भी डिफरेंट हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन बींग्स के एंजाइम्स की बात करें तो हमारा जो ह्यूमन बींग का बॉडी का टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। मीन्स के जो जितने भी एंजाइम्स हैं उन्होंने अपना मैक्सिमम वर्क परफॉर्म करना है 37 डिग्री सेल्सियस पे। तो हम कह सकते हैं कि जो एंजाइम्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस है। इस टेम्परेचर पे उनकी जो एक्टिविटी होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, और जो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है कि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ह्यूमन एंजाइम्स हैं वो कितने होते हैं, 36 डिग्री सेल्सियस टू 38 डिग्री सेल्सियस। मींस के 36 से 38 डिग्री सेल्सियस वो अपनी बेस्ट एक्टिविटी परफॉर्म कर पाते हैं। और इस टेम्परेचर में अगर हम थोड़ा सा भी डिक्रीज कर दें, 35 पे चले जाएं या 35.9 पे चले जाएं, इसी तरह से 38.1 पे चले जाएं, 38.2 पे चले जाएं, तो थोड़ा सा भी टेम्परेचर में अगर हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन पे अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, एट वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे एटम्स ऑफ द हाई टेम्परेचर क्या होगा, तो हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हीट एनर्जी की वजह से क्या होगा, जो एंजाइम्स के एटम्स हैं, ठीक है, एंजाइम्स किससे मिलकर बना है, प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स में छोटे छोटे एटम्स इन्वॉल्व होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आ जाते हैं। अब ये एटम्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं विग्रियसली, मतलब उनकी वाइब्रेशन जो है वो अनकंट्रोलेबल हो जाती हैं। अनकंट्रोलेबल होने की वजह से जो एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है और एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। एंजाइम का जो एटम्स हैं
जब वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा, जो एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी एक्टिव साइट भी डैमेज हो जाएगी। और इसको हम क्या बोलते हैं, डीनेचर्ड बोलते हैं। ठीक है, डीनेचर्ड एंजाइम बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम बोलते हैं। डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम को आप कैसे लिखेंगे, एट वेरी हाई टेम्परेचर एटम्स ऑफ द एंजाइम मॉलिक्यूल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विगरसली। ठीक है, वेरी हाई टेम्परेचर्स पे एटम्स ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल बहुत तेजी से वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। सो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर एंड द एक्टिव साइट ऑफ enzyme is damaged and the enzyme is said to be denatured and the process is called as denaturation of enzyme। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। और एट अ वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है, ये किसकी बात हो रही थी, आपने एक हेडिंग देनी है एट वेरी हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, और फिर आपने हेडिंग देनी है एट अ वेरी लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे क्या होगा, एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा। एंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा, वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव होगा ड्यू टू फॉल। क्योंकि जब टेम्परेचर कम होगा तो उसको जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो भी अवेलेबल एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, फॉल कर जाएगी। मतलब उसको एंजाइम जो है एंजाइम को वो एनर्जी ही नहीं मिलेगी जो जो क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। ठीक है, दे विल रीगेन देयर कैटालिटिक एक्टिविटी, वो अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी को रीगेन करते हैं व्हेन नॉर्मल टेम्परेचर आर रीस्टोर्ड। जब नॉर्मल टेम्परेचर रीस्टोर होता है तो जो इनएक्टिव एंजाइम्स हैं वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर था, जिसमें आपने ऑप्टिमम टेम्परेचर का बताना है, और ये याद रखना है कि जो ह्यूमन के एंजाइम्स हैं वो अपना बेस्ट फंक्शन परफॉर्म करते हैं 36 टू 38 डिग्री सेल्सियस पे। फिर आपने दो कंडीशंस डिस्कस करनी है, एट वेरी हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम होगी, और लो टेम्परेचर पे क्या होगा, एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं क्योंकि जो अवेलेबल एक्टिवेशन एनर्जी है वो फॉल कर जाती है। और एंजाइम जो है वो अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी रीगेन कर लेते हैं व्हेन नॉर्मल टेम्परेचर्स आर रीस्टोर। जब नॉर्मल टेम्परेचर रिस्टोर होता है तो वो अपनी एक्टिविटी को दोबारा से रीगेन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर था। अब हमारे पास पीएच का इफेक्ट है। पीएच ऑफ द मीडियम भी एंजाइम एक्टिविटी को या एंजाइम फंक्शनिंग को अफेक्ट करती है। एंड वो पीएच जहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, द पीएच एट विच द एंजाइम्स एक्टिविटी इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच। ठीक है, अब स्लाइड चेंज इन पीएच, ऑप्टिमम पीएच में हल्का सा भी चेंज होगा, पीएच उससे लो हो जाएगी या हाई हो जाएगी, हल्की सी भी तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, अफेक्ट होगी, एंजाइम एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, स्लाइड चेंज इन पीएच ऑफ द रिएक्टिंग मीडियम बिलो और अबव द ऑप्टिमम पीएच। अबव और बिलो द ऑप्टिमम पीएच, अगर पीएच में किसी किस्म का भी कोई चेंज आ रहा है, ऑप्टिमम पीएच में किसी किस्म का चेंज आ रहा है, तो रिड्यूस द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एक्सट्रीम चेंजेस इन पीएच डीनेचर्ड एंजाइम। अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चेंजेस आ रही हैं, तो जैसे इन्होंने हाई टेम्परेचर ने एंजाइम को डीनेचर कर दिया था, इसी तरह से जो हाई पीएच है वो भी क्या करते हैं, एंजाइम के स्ट्रक्चर को खराब कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, जिससे उसकी एक्टिव साइड भी डैमेज हो जाती है और वो अपना रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते। इसको हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पेप्सिन और ट्रिप्सिन की बात करें तो ये क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं। पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों क्या हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं। जो पेप्सिन है वो कहाँ पे वर्क करता है, स्टमक में वर्क करता है, और जो ट्रिप्सिन है वो कहाँ पे वर्क करता है, इंटेस्टाइन में वर्क करता है। अब स्टमक में चूंकि स्टमक की जो वॉल्स हैं वो HCl सिक्रीट करती हैं, एसिड सिक्रीट करती हैं, तो वो क्या है, जो स्टमक की कैविटी होगी वो एसिडिक होगी। इट मीन्स जो पेप्सिन है वो अपना फंक्शन जो है वो प्रॉपरली परफॉर्म कर पाता है एसिडिक मीडियम में, और वो अपनी एक्टिविटी उसकी जो बेस्ट होती है वो किस पीएच पे होती है, 2 पीएच पे होती है। ठीक है, पेप्सिन परफॉर्म बेस्ट इन एसिडिक मीडियम इन स्टमक, जिसको हम जो कितनी पीएच पे होती है, 2 पीएच पे। और जो ट्रिप्सिन है वो अपना बेस्ट फंक्शन परफॉर्म करता है एल्केलाइन पीएच में, और एल्केलाइन पीएच उसे इंटेस्टाइन में मिलती है, और वो अपना बेस्ट फंक्शन किस पीएच पे परफॉर्म करता है, 8 पीएच पे। ठीक है, मीन्स के जो ट्रिप्सिन है उसकी ऑप्टिमम पीएच कितनी है, 8, और जो पेप्सिन है उसकी ऑप्टिमम पीएच कितनी है, 2। तो आपने ये चीजें यहाँ से अच्छे से मेमोराइज करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मीन्स के सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाने से
जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, सबस्ट्रेट को अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी इंक्रीज होगा, लेकिन ये भी एक खास लिमिट तक होता है। ठीक है, अब लेट्स सपोज हमारे पास एंजाइम्स कितने हैं, एंजाइम्स हमारे पास 3 हैं, और हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो कितने हैं, सबस्ट्रेट की शेप्स कुछ इस तरह से होंगी एंजाइम की एक्टिव साइट की तरह, वो 2 हैं। ठीक है, या फिर हम एंजाइम को 4 कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं। तो अब ये भी सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड कर गया, ये भी सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड कर गया। रेट ऑफ रिएक्शन हमें और फास्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे। इसी तरह से सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स लेंगे, ये वाला सबस्ट्रेट इसमें फिट आ जाएगा, ये वाला सबस्ट्रेट इसमें फिट आ जाएगा, ये वाला सबस्ट्रेट इसमें फिट आ जाएगा। इसका मतलब है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाने से एक खास हद तक, एक खास लिमिट तक जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। वो इसलिए क्योंकि जितनी एंजाइम्स अवेलेबल होती हैं उनकी एक्टिव साइट्स जो हैं वो सबस्ट्रेट ने ऑक्यूपाई कर ली होती हैं। मजीद जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो चूंकि हमारे पास एक्टिव साइट्स ही अवेलेबल नहीं है तो रिएक्शन पे किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रिएक्शन रेट कांस्टेंट हो जाएगा मजीद सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने से। ठीक है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ इनफ एंजाइम मॉलिक्यूल एट द रिएक्शन साइट, के रिएक्शन साइट पे हमारे पास एंजाइम मॉलिक्यूल्स काफी मौजूद हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट अवेलेबल। ठीक है, अगर हमारे पास एंजाइम जो हैं वो ऐसे एंजाइम्स अवेलेबल हैं अभी भी जिनकी एक्टिव साइट अभी ऑक्यूपाई नहीं हुई, तो फिर उस वक्त क्या होगा, सबस्ट्रेट जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। So rate of enzymatic reaction increases with the increase in substrate concentration. Substrate concentration increase करने से rate of enzymatic reaction increase हो जाएगा up to a certain limit, लेकिन एक खास हद तक। After that a point is reached, और उसके बाद हमारे पास एक ऐसा point आएगा when further increase in substrate in concentration have no effect on the rate of enzymatic reaction। एक point ऐसा आएगा कि further अगर हम substrate की concentration को increase करेंगे तो एंजाइमेटिक रिएक्शन पे किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अब ये किसकी वजह से है, क्योंकि वहां पे एक्स्ट्रा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं मीडियम में which have occupied all the active sites of the available enzyme molecule। जितने एंजाइम मॉलिक्यूल्स हमारे पास अवेलेबल थे उन सारों की एक्टिव साइट्स को सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई कर लिया है, और हमारे पास एक्स्ट्रा सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स अभी भी मौजूद हैं कि अगर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो वो सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा, तो फिर उस वक्त हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें भी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट। ये वाली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट क्या कहलाता है, या व्हाट इज सैचुरेशन ऑफ एंजाइम, तो वो क्या, सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट मींस कि जितनी भी हमारे पास एक्टिव साइट्स अवेलेबल थी वो सारी की सारी सबस्ट्रेट ने ऑक्यूपाई कर ली हैं। मजीद अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पे किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट। ठीक है, अगर आप लोगों से एंजाइम की कंसंट्रेशन पूछा जाए कि एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होगा, तो उसमें भी सेम ऐसे ही होगा। इसको आप ऑपोजिट कर दें, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, हमारे पास बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट अवेलेबल हैं। ठीक है, हमारे पास ये सबस्ट्रेट के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, और हमारे पास एंजाइम्स कितने हैं, 3 एंजाइम्स हैं। ठीक है, तो ये वाला सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड होगा, ये सबस्ट्रेट इसके साथ, ये सबस्ट्रेट इसके साथ। सबस्ट्रेट अभी हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर मजीद हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जाएं, एंजाइम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें तो क्या होंगे, ये सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स उन एंजाइम्स को भी ऑक्यूपाई कर लेंगे, लेकिन जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। लेकिन ये रेट ऑफ रिएक्शन एक सर्टेन लिमिट तक इंक्रीज करेगा, चूंकि फर्दर जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एंजाइम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास सबस्ट्रेट अवेलेबल नहीं होंगे जो उसकी एक्टिव साइट पे बाइंड करें और उनको प्रोडक्ट में चेंज करें। ठीक है, तो जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एक खास हद तक एंजाइमेटिक रिएक्शंस को के रेट को इंक्रीज कर रही थी, इसी तरह से एंजाइम की कंसंट्रेशन भी एक खास हद तक इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। अप टू दैट लिमिट एक पॉइंट हमारे पास ऐसा आता है जहाँ पे हमारे पास जो एंजाइम्स तो अवेलेबल होते हैं लेकिन सबस्ट्रेट्स सारे यूज हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो these were all factors that affect the
एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी। अगर हेल्पफुल थी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।